वेलकम फ्रेंड्स। ये पीवाई की सीरीज है यूपी पीसीएस का। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में जो आया है। और इस सेक्शन में हम लोग करंट अफेयर्स को नहीं कवर करेंगे। करंट अफेयर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। वो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है जैसे पॉलिटी सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इस सेक्शन को कवर अप किया जाएगा। जो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम देखेंगे कि पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और उनसे जुड़ी जो बातें हैं, रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, अगर जो उनको कवर अप कर लिया जाए तो काफी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि पीवाईक्यू से ही आए, पीवाईक्यू से जुड़ी हम टॉपिक्स के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कवर अप कर लें तो उससे भी जो है काफी क्वेश्चंस और काफी कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो सकते हैं। सो ये हिस्ट्री सेक्शन है। इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें 4 किताबें थी और उसके कॉन्टेक्स्ट को मैचिंग में किससे जुड़ी है वो किताबें, किस बारे में है, वो कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। तो मीरात सिकंदरी एक किताब है, उसका विक्ट्री ऑफ गुजरात, गुजरात विजय से संबंधित है और इसको लिखा था सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू। बुरहानी मासिर एक किताब है, इसमें बहमानी का जो अहमदनगर है उसके इतिहास के बारे में है और इसको लिखा था सैयद अली ने। रियाजुस सलातीन, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, गुलाम हुसैन सलीम। रियाजुल उनशा, कलेक्शन ऑफ महमूद गवंस लेटर्स, महमूद गवन इसके लेखक थे। और ये एक क्वेश्चन था कि जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने नगरकोट के अभियान के दौरान जो संस्कृत किताबें कलेक्ट की थी 300 किताबें, उसका अनुवादक, उसका ट्रांसलेटर कौन था? तो ये अजीजुद्दीन खान है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर जो ये रिपीट होते हैं आज नहीं तो कल, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिलोसोफर ये आपको मिल जाएगा आर एस शर्मा लूसेंट में भी। फिलोसोफर क्या है, उसके प्रोपोनेंट कौन? तो न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? गौतम ऋषि ने। उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत भी कहा गया है, वो बादरायण ऋषि थे। पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि। वैशेषिक दर्शन जो है कनाड ऋषि। और एक क्वेश्चन था कि जो सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल जिसे कहा जाता है, नरेंद्र मतलब समझो राजा, राजाओं का जो मंडल था, जो मंडली थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इंग्लिश में कहा गया था, वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, किस एक्ट के द्वारा? तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, तो उसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो मॉन्टेक चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे उसमें या जो है इस बात की जरूरत महसूस की गई कि 1857 की क्रांति की तरह कोई और क्रांति ना हो, इसलिए राजाओं का जो एक मंडल होना चाहिए, एक दल होना चाहिए, उनका एक कलेक्टिव वॉइस होना चाहिए, सामूहिक एक उनका जो है एक आवाज होनी चाहिए जो अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधि जो है अपनी बात किंग एम्परर के समक्ष, वायसरॉय के समक्ष रख सके। तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और ये बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चरक संहिता एक किताब है, इसमें कितने खंड और कितने जो है अध्याय हैं? तो इसमें 120 चैप्टर्स हैं, 8 खंड हैं, 8 सेक्शंस हैं। तो ये हो गया हमारा फिलोसफी और ये हैं उसके प्रोपोनेंट, और ये है नरेंद्र मंडल को स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी। दूसरा ये क्वेश्चन था मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो किसके बीच का डायलॉग है, किसके बीच का वाद है, संवाद है? तो ग्रीक किन, जो ग्रीक यूनानी राजा है मिनेंडर, जो मिनेंडर जो यूनानी, मिलिंद जिसे कहते हैं यूनान भाषा में, इंग्लिश में मिनेंडर है। बुद्धिस्ट मॉन्क, तो आंसर में ऑप्शन में दिया था नागसेन, तो ये नागसेन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया, तो ये 4 दिए थे और 4 ऑप्शन में पलट के इधर उधर करके दिया था कि क्रोनोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इंडो ग्रीक्स आए हैं, फिर उसके बाद शाकास आए हैं, एक फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लगभग 4 सेंचुरी एडी, फिर उसके बाद पहलवास आए हैं, कुषाणास एडी में आए हैं, फर्स्ट सेंचुरी एडी, जिसमें जो है ये जो है कनिष्का वगैरह थे। कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आए ही, और वो किसके राजदूत थे, एम्बेसडर थे किंग जेम्स प्रथम के। और उसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन था जो तुर्किश, 2 स्टेटमेंट दिया था कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में। इनको तुर्की भाषा और फारसी भाषा का जो है पूरा ज्ञान था। ही न्यू टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज। 2009 में ये कैप्टन हॉकिंस को ही कहा जाता था इंग्लिश खान। ये लूसेंट में दिया है, तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को थी
और इनके बाद आए थे सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ये भी किंग जेम्स प्रथम के जो है एम्बेसडर थे, और ये आए थे 1615 में। ओके, तो ये हो गया आपका इंग्लिश खान कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में आए थे, और उसके बाद आए थे सर थॉमस रो। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक क्या है? ये पूछा था कि किसके दरबार में इसका जो है रिफाइनमेंट हुआ, किसके दरबार में ये डेवलप हुआ। तो ये मोहम्मद शाह के दरबार में ये डेवलप हुआ है। मोहम्मद शाह के दरबार में 1700 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 38 से लेके 48 तक जो है 30 साल तक इनका। गुलाम नबी शौरी इसके जो है प्रतिपादक, इसके जो है प्रोपगेटर थे। इन्होंने जो है इसको डेवलप किया, गुलाम नबी शौरी। तो चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, तो अभी तक ये पूछा था कि मोहम्मद शाह के दरबार में ये डेवलप हुआ है, तो अब ये पूछ सकता है कि किसके दरबार में किसने इसको जो है डेवलप किया है, किसने इसको प्रोपगेट किया है। तो टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक। आर्कियोलॉजिकल साइट ये 4 दिया था, उसकी मैचिंग में दिया था कि उनका प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है। तो नेवासा जो है आज के वर्तमान के महाराष्ट्र में है, ईसमपुर आपका कर्नाटक में है, दिदवाना जो है राजस्थान में है, और गुडियम गुफा ये तमिलनाडु में है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा एक क्वेश्चन ये था कि ईस्टर्न बाउंड्री हड़प्पन कल्चर का क्या है। तो ये आलमगीरपुर ईस्टर्न बाउंड्री है, ये मेरठ जिला के पास है, यूपी के मेरठ जिला के पास है। तो इसके जो है 4 बाउंड्रीज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो एक नॉर्दर्न बाउंड्री है, और एक ईस्टर्न बाउंड्री, एक वेस्टर्न बाउंड्री, और एक सदर्न बाउंड्री डैमाबाद, ऐसे करके 4 बाउंड्रीज हैं। तो हमीदा, दूसरा क्वेश्चन ये है हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम कौन थी? तो ये भी ऑप्शन में आया था, ये भी एक नया क्वेश्चन है। हमीदा बानू बेगम ये हुमायूं की वाइफ। इसमें पूछा था कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा मतलब एक है जो इनकरेक्ट है। तो अकबर की माँ थी, मतलब हुमायूं जो अकबर के पिता थे उनकी पत्नी थी हमीदा बानू बेगम। इल्तुतमिश ये रजिया सुल्तान जो कि बहुत फेमस है, रजिया सुल्तान के जो है पिता थे। गुलबदन बेगम ये डॉटर ऑफ बाबर थी, और शाह तुर्काना ये इल्तुतमिश की पत्नी थी। रूलर ऑफ कश्मीर हु अबॉलिश्ड जजिया एंड अबॉलिश्ड काउ स्लॉटर। तो ये बहुत ही फेमस रूलर हैं, इन्हें अकबर भी कहा जाता है, कश्मीर के अकबर हैं ये। इन्होंने जजिया कर जो है नॉन मुस्लिम्स पे जो लगाया जाता था, और गौ हत्या पर इन्होंने बैन कर दिया था, अबॉलिश्ड काउ स्लॉटर। तो इनका नाम है जैनुल आब्दीन। ये पहले भी पूछा जा चुका है, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बार बार जो है आ जाता है किसी ना किसी एग्जाम्स में, लोअर पीसीएस में भी आ जाता है, पीसीएस में आ जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज रिस्पांसिबल, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग का जो प्रोसेशन, जो ये उनकी यात्रा हो रही थी, वो हाथी पे बैठ के जा रहे थे। तो उनके ऊपर जो है किसने बॉम्ब फेंका, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन संगठन जिम्मेदार था? तो वो अनुशीलन समिति है। इसी को कहा जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में। और इसका जो है मास्टरमाइंड थे, इसके जो है प्लान किया था, इसको पूरा डायरेक्ट किया था रास बिहारी बोस। और फिर इस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, इस घटना के बाद ये यहाँ से चले गए थे, और फिर जापान में जाके ये बस गए थे। कन्विक्टेड, इस केस में कन्विक्टेड कौन कौन हुआ? ये बसंत कुमार बिस्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, इन तीनों को फांसी की सजा हो गई। बाकी कुछ लोग थे जिनको जो है काला पानी की भी सजा हुई। तो ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है। ईवी रामास्वामी नाइकर, इन्हें पेरियार भी कहा जाता है। तो इनके विषय में 2 स्टेटमेंट था। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन ये कांग्रेस को 1925 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस की नीतियों से जो है इनके विचार मेल नहीं खाए। तो इस केस में ये तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकते हैं और होंगे। फीमेल रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज, ये पीसीएस में 2023 में आया, पहले भी आ चुका है। तो उसका नाम क्या है? रानी झांसी रेजिमेंट। तो ये बड़ा सरल था इस बार, लेकिन पिछली बार जब ये आया था 2016 या 17 में आया था, तो उसमें रानी झांसी रेजिमेंट को ऐसे लिख दिया था 4 ऑप्शन में, झांसी रानी, रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ऐसे लिख दिया था। तो इसका असली नाम रानी झांसी रेजिमेंट। अब ये क्वेश्चन है यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा, इसमें क्वेश्चन यही था। और ये जो अवध किसान सभा, ये मैंने जोड़ दिया है क्योंकि ये दोनों मिलता जुलता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं।
यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा है, इसका जो है एस्टेब्लिश किया था इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा 1918 में। और जो अवध किसान सभा है वो बाबा रामचंद्र ने एस्टेब्लिश किया 1920 में। तो 1918 में जो पहले आया है वो यूनाइटेड प्रोविंस है। जो इंग्लिश वाला किसान सभा है इसे याद कर लीजिए, जो इंग्लिश वाला यूपी किसान सभा है, जो इंग्लिश नेम है वो पहले आया है। अवध वाला जो उसका पुराना नाम है मतलब उल्टा है, 1920 में आया है। और भाग दूध एक ऑफिशियल है मौर्यन एम्परर में, और ये इसका काम था रेवेन्यू कलेक्शन, कर का जो संग्रह करता था, टैक्स कलेक्टर कह सकते हैं। ये भाग दूध है। भाग मतलब ही होता है टैक्स जो स्टेट लेता था, 1/6 या 1/10 जैसा भी रहा हो, तो ये भागदूत है यूपी। दूसरा ये है द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन कल्टीवेशन इन फिलीपींस गोस टू स्पेनिश एंड अमेरिकन्स। ये सिंपल सी बात है कि कोकोनट और शुगर कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस किया, डेवलप किया फिलीपींस में स्पेनिश और स्पेन के लोगों ने और अमेरिकन के लोगों ने जब वहां पर बस गए। क्रोनोलॉजी पूछा था, होम रूल मूवमेंट अप्रैल 1916 में और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट में। होम रूल मूवमेंट में ही क्रोनोलॉजी पूछ लेता है दोनों लोगों का कि एनी बेसेंट का पहले है कि बाल गंगाधर तिलक का पहले है। तो होम रूल मूवमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक का। इसको याद कर लीजिए कि जब कोई दरबार में आता है या कोई आपके घर आता है तो उसका पहले तिलक होता है, जो मतलब तिलक इज प्रथम होता है, बाद में कोई काम होता है तो जो तिलक है वो पहले हुआ था, वो अप्रैल में हुआ था। सितंबर में एनी बेसेंट का 1916 में। खिलाफत मूवमेंट ये मार्च 1919 में चालू हुआ। 1916 में जो है ये लखनऊ सेशन हुआ है कांग्रेस का, लखनऊ सेशन हुआ है कांग्रेस का, और यहाँ जो है विलय हो गया था गरम दल और नरम दल का फिर से, और मुस्लिम लीग और इसका भी इसके बीच में भी, कांग्रेस के बीच में भी पैक्ट हुआ था, और इसके जो है अंबिका चरण मजूमदार इसके जो है अध्यक्ष थे, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार। तो ये हो गया आपका दूसरा मोपला रेबेलियन। मोपला रेबेलियन कब हुआ है? 1921 में। तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजी हो जाएगी। पर्सन्स एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट कौन कौन से थे? उसमें कनकलता बरुआ हैं, मातंगिनी हजरा हैं, अरुणा आसफ अली है। अरुणा आसफ अली अंडरग्राउंड रेडियो ने चालू किया था। शांति घोष क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई नहीं है। 1931 में इन्होंने जो है गोली मार के वहां के डीएम को, बंगाल में एक डीएम है कलकत्ता में, उनके जो है डीएम को जो है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, मैजिस्ट्रेट को गोली मार के पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी। क्रोनोलॉजी ऑफ पेशवास, बालाजी विश्वनाथ, इसमें जो है सारे नहीं दिया था, 4 ही दिया था, लेकिन मैंने इसके जितने भी पेशवास हुए हैं उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। क्रोनोलॉजी ऑफ पेशवास, पहले पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ थे 1723-1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 40, इनके ऊपर जो बाजीराव मस्तानी वाली मूवी बनी है। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, माधवराव उसके बाद आए हैं 1761 से 1772, फिर नारायण राव, इसी दोनों में कंफ्यूजन था यहाँ तक। उन्होंने तीन ऑप्शन सही किए थे, 2 ऑप्शन। तो माधव राव पहले आए, नारायण राव बाद में आए, 1 साल। सवाई माधवराव 73, फिर बाजीराव द्वितीय जो है 1818 तक जो है अंतिम पेशवा के रूप में रहे। थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ उसमें जो है खत्म हो गए। तो क्रोनोलॉजी या पेशवास ये हो गया। अब ये ज्योग्राफी सेक्शन से जो स्टैटिक पोर्शन है ज्योग्राफी का, तो उसमें पहला क्वेश्चन था एल नीनो। एल नीनो पे 2 स्टेटमेंट दिया था कि एल नीनो होता क्या है। तो एल नीनो में दो स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट था कि वो पेरू के तट के पास जो है गर्म पानी आ जाता है, जो कि एकदम सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट था कि 10 डिग्री सी तक बढ़ जाता है, लेकिन 10 डिग्री सी तक नॉर्मली नहीं बढ़ता है। एक ही बार 1982-83 में जो है ये 7 से 12 डिग्री सी तक बढ़ा हुआ है। और पहले ये देख लेते हैं कि एल नीनो फिनोमेना है क्या। तो जो ट्रेड विंड्स हैं, जो ईस्टर्लीज हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, आप जानते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं और इक्वेटर की तरफ, और ये पानी को नॉर्मल ईयर में पानी को जो है वेस्टवर्ड तरफ पुश करते हैं। तो क्या है, और ये ट्रेड विंड्स गर्म होते हैं, तो गर्म पानी को जो है ये पुश करते हैं। ये गर्म पानी यहाँ इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इंडिया में यहाँ का जो है बारिश ज्यादा होता है, बारिश अच्छा होता है।
लेकिन जो एल नीनो ईयर होता है ये कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है कि ये कब होगा, कोई ये कि रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होता। ये 2 साल के अंतर्गत भी हो सकता है, 7 साल 8 साल पे भी हो सकता है। एल नीनो ईयर में क्या है, ट्रेड विंड्स वीकन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो जब कमजोर होते हैं तो यहाँ का जो गर्म इकट्ठा हुआ पानी वो फिर से रिट्रीट करने लगता है, पीछे जाने लगता है। तो वो गर्म पानी पेरू के कोस्ट पे आ जाता है। तो ये यहाँ की लोकल इकोनॉमी को खत्म कर देता है। क्यों खत्म कर देता है कि जब यहाँ पानी, गर्म पानी जब इधर जाता है तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो पेरू के कोस्ट में आ जाता है। तो ठंडा पानी के आने से ऊपर से, जिसे अपवेलिंग कहते हैं, वहां नीचे के न्यूट्रिएंट्स रिच न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर आ जाते हैं। वहां की फिशिंग इकोनॉमी जो है, फिश उसको खाती हैं, फिश का पॉपुलेशन बढ़ता है। तो जो पेरू का जो है और चिली का ये जो लोकल इकोनॉमी है, जो मेनली इक्वाडोर का जो ये पूरे साउथ अमेरिका की जो इस साइड की है, उसका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन इकोनॉमिक्स है, वो पूरी फिशिंग इकोनॉमी है। तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे जो है एल नीनो में यहाँ पर बारिश बहुत हो जाती है और यहाँ पे सूखा पड़ने लगता है। तो ये ड्रॉट्स टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया है, और ब्रिंग्स रेन टू साउथ अमेरिका है। तो दिस वाज द ज्योग्राफी सेक्शन। और एक क्वेश्चन था कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और दो सोर्सेस दैट आर रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल सोलर, विंड, बायोमास। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है। तो ये जो रिन्यूएबल होते हैं। बेंगुएला करंट के बारे में पूछा था कि ये कोल्ड करंट है कि हॉट करंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बेंगुएला करंट यहाँ पर है, ये कोल्ड करंट है क्योंकि पोल्स से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो ये कोल्ड करंट है। और इक्वेटर के पास गर्म होता है, ट्रेड विंड्स और प्लस इंसोलेशन सबसे ज्यादा होता है। सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा जो है इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है, इंसोलेशन यहाँ हाई रहता है। तो यहाँ का जो है करंट्स जो है, जो यहाँ से इक्वेटर से जो जाते हैं आपके पोल्स की तरफ, वो गर्म करंट्स, हॉट करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं। जिसमें अगुलास एक करंट है, देखिए जो है ये अफ्रीका की तरफ नीचे आ रहा है, तो ये वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम है आपका, गल्फ ऑफ मेक्सिको की यूएसए की तरफ से है। तो ये कुछ करंट्स हैं, इनको याद कर लें। ओयाशियो करंट है, कोल्ड करंट है, पोल्स की तरफ से आ रहा है। कुरोशियो करंट है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जापान के कोस्ट पे जा रहा है, कुरोशियो करंट। कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ है हमारा, उसके रोटेशन के कारण ये जनरेट होता है। तो ये इफेक्ट पैदा करता है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी मास, कोई भी वाटर, कुछ भी है, अगर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जा रहा है तो अर्थ के रोटेशन के कारण ये राइट में मुड़ जाएगा। इसे ही कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये मुड़ता है राइट में। और ये क्यों मुड़ता है? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स क्यों जनरेट होता है? ये अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर जो कोई चीज सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रही है तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लैटेराइट सॉइल है क्या? फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ लैटेरेटिक सॉइल्स इन हाई टेम्परेचर्स एंड हैवी रेनफॉल। तो ये दो फैक्टर है कि जहां पर टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हो, जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है। अल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड्स। रेड इन कलर होता है विद हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्युमिनियम। तो लाइम और सिलिका जो है बारिश की वजह से लीच अवे हो जाता है। तो ये लैटेराइट सॉइल में लाइम नहीं होता है, लाइम बहुत ही न्यून होता है, लाइम नहीं है। तो ये हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्युमिनियम। पासेस पूछ लेते हैं, ये पासेस एक क्वेश्चन पेट होता है इनका, पासेस, ये कौन से पासेस, या मैचिंग में पूछ लेंगे। तो पासेस है क्या कि कोई माउंटेन रेंज है, कोई पहाड़ी है, सपोज कोई पहाड़ी है, तो उसमें ग्लेशियर या नदी की वजह से जो है, मान लो उबड़ खाबड़ है, तो ग्लेशियर और नदी की वजह से जो रास्ता बन गया है वो उसे पास कहते हैं। तो ये पूछा नीति माना। नीति माना आपका देख ले उत्तराखंड में है, ये माना है, और नीति भी है। लिपुलेख भी आपका उत्तराखंड है। तो ये मैंने सारे पासेस यहाँ डाल दिए हैं इसलिए क्योंकि ये कोई भी पासेस पूछ सकता है। तो ये लिपुलेख है, ये माना है, नीति भी यहीं पर है। बारालाचाला आपका जो हिमाचल प्रदेश में है, और रोहतांग पास भी हिमाचल प्रदेश में है, और शिप्कीला भी हिमाचल प्रदेश में है। और डीफू पास कहाँ पर है? डीफू पास देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। अघिल पास कहाँ है? लद्दाख में, यहाँ पर है अघिल पास, ये लद्दाख में है। खारदुंगला, काराकोरमला, ये सब आपका जो है लद्दाख में है।
बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में है, जोजिला पास, जोजिला टनल जहां बना है इसके नीचे, जोजिला पास, पीर पंजल पास, ये सब आपका जम्मू कश्मीर में है। सेला टनल भी यहीं बना है अरुणाचल प्रदेश में, सेला पास के पास। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। थियरीज ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी, एडविन कैनन है इसके प्रतिपादक, प्रोपाउंडर हैं। सोशल माल एडजस्टमेंट थियरी, हेनरी जॉर्ज हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, थॉम्पसन है। रिले पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थियरी, माल्थस है। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का जो टारगेट है इंडिया में वो कितना है, वो कब तक है? 2070 तक। 2070 तक टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इन इंडिया। ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन। नीचे जो है ऑटोट्रॉफ्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये हर एक चीज को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन है। एसडीजीज पूछ लेता है, एसडीजीज वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा था। 4 एसडीजीज है, उनको मैचिंग करने के लिए दिया था। तो एसडीजी 10 क्या है? एसडीजी 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, विषमताओं असमानताओं को जो है कम करना। ये 10 नंबरी, मतलब कि आपकी विषमता असमानता जो इनइक्वालिटी है, जो अन्याय अत्याचार है, वो 10 नंबरी से आपका खत्म हो गया। 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 13 को ऐसे याद कर लो क्लाइमेट एक्शन से, क्योंकि हर कोई कहता है कि तू जिम्मेदार है क्लाइमेट के लिए, तू जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तू कर पहले, मैं कर तू पहले। डेवलप्ड कंट्रीज अभी भी फंडिंग नहीं दे रही हैं। $100 बिलियन का जो है एनुअल फंडिंग इनका लक्ष्य रखा हुआ था पेरिस क्लाइमेट में, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो 13 सब कर रहे हैं, तो 13 से याद कर लीजिए क्लाइमेट एक्शन। 14 से याद कर लीजिए लाइफ बिलो वाटर, और 15 से क्या है? लाइफ ऑन लैंड। तो ये सारे जो है 17 एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि यही एसडीजी जो पूछा है दूसरे एसडीजीज भी आ सकते हैं। तो पहला क्या है? नो पॉवर्टी, गरीबी जो है सारे दुखों की जड़ है। तो पहले गरीबी खत्म करो, पहले पैसा लाओ। बिना पैसा के जो है कुछ भी नहीं होगा। गरीबी से क्या होगा? फिर पेट भरेगा हमारा, हंगर, जीरो हंगर। जब पेट भर जाएगा तो हमारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, हमारे घर में खुशियां आएंगी, वेल बीइंग। तो ये 3 एसडीजी याद हो जाएगा। जब हमारा पेट भरा रहेगा तो हम जाएंगे स्कूल, फिर उसके बाद जब स्कूल चले जाएंगे क्वालिटी एजुकेशन मिलने लगेगा। क्वालिटी एजुकेशन जब सबको मिलने लगेगा तो लड़का हो या लड़की, उन दोनों के बीच में इक्वालिटी आ जाएगा। इसमें जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। और फिर 6वां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अफोर्डेबल, देखिए कुछ ही है जो ट्रिक्स से याद कर सकते हैं, बाकी आपको रटना पड़ेगा, बार बार उसको याद करना पड़ेगा। कि जैसे 10 नंबरी से क्या है? इनइक्वालिटी जो है खत्म हो गई, अत्याचार अनाचार सब खत्म हो गया। 13 क्लाइमेट एक्शन हो गया। 14 लाइफ बिलो वाटर है जो हम देखा है। 15 लाइफ ऑन लैंड है। 16 आना, पीस एंड जस्टिस। इसको ऐसे याद कर लीजिए, 16 आना मतलब कि एकदम खरा। खरा क्या है? शांति है और न्याय है। पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, ये 17 नंबर है। 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नोबल गैस कौन कौन से ऐसे गैसेस जो रिएक्ट नहीं करते? वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो नेचुरल हैबिटेट है, किसी का घर उजाड़ दो तो वो जो है बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। जाइलम इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये पूछा था कि जाइलम क्या काम क्या होता है, तो वो वाटर है। फ्लोएम का काम क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। कि जैसे ये पेड़ का तना है तो इसके बीच में जो है वो जाइलम है, जाइलम से नीचे रूट से जो है पानी लेता है प्लांट्स, ऊपर पहुंचाता है, और फिर पत्तों में जो कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह जो भी बन रहा है वो फ्लोएम के थ्रू जो है यहाँ डिपॉजिट होता है। फ्लोएम आउटर लेयर है आपके पेड़ के प्लांट के स्टेम का। तो ये पूछ लेगा, जाइलम पूछा था, फ्लोएम भी पूछ सकता है। ये एनसीईआरटी क्लास 6-7 में है। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं? जीरी कोल्स एनिमल्स। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, रिवर। रिवर बहता है मतलब लोट रहा है, लोटता हुआ आदमी जो है मोशन में होता है, तो ये लोटिक इकोसिस्टम है। ये है सीवीड। सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, ये हाइडल पावर के लिए जो है
फेमस है, इसके लिए है शिव समुद्रम। ये कहाँ, कावेरी नदी पे बना है, कर्नाटका में 1902 में बना था। कलपक्कम प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, तमिलनाडु 1984 में बना था। तो ये पूछा था शिव समुद्रम और कलपक्कम किससे जुड़ी बातें हैं, तो शिव समुद्रम, इसके नाम में ही देखिए समुद्र लिखा है, तो ये हाइडल पावर, तो आसान करना, जो आसान से याद हो जाएगा। और कलपक्कम जो है न्यूक्लियर पावर, बहुत फेमस है, तमिलनाडु में 1984 में। इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये कहाँ, जामनगर गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है, हालांकि यह है करंट अफेयर्स का, लेकिन ये फर्स्ट है तो ये स्टैटिक पोर्शन में भी आ सकता है। नेशनल पार्क में जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब कि जो जहां पर है वो उसको वहीं पर कंजर्व करो, उसको उखाड़ के लैब में कंजर्व ना करो। तो जैसे कि कितने ही सारे पौधे हैं, कितने सारे जीव जंतु हैं, उनको कहाँ कंजर्व किया जाए, तो बेस्ट है कि वो जहां पर उनका नेचुरल हैबिटेट है, जिसे इन सिटू कहते हैं, इन मतलब जो जो वहीं पर है, इसको ऐसे। और जो बाहर लैब में जो है आके आप कंजर्व करते हैं कि सीड्स को कंजर्व कर लिया, फ्रीज कर दिया, उनके जो है, जो वो एक्स सिटी कंजर्वेशन है। तो नेशनल पार्क क्या है कि जहां पर है, जहां पर वो जंगल है उसको बना दिया, उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो चंद्रप्रभा के बारे में पूछा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पर है, ये चंदौली जिला यूपी का, यूपी के चंदौली जिला में एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1957 में। ओजोन लेयर दैट अब्जॉर्ब्स यूवी रेस, स्ट्रेटोस्फीयर एवरीबॉडी नोस। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये 1974 में आया था, वाटर एक्ट। रामगंगा नदी गंगा के पास कहाँ मिलती है, गंगा से मिलती है तो कहाँ मिलती है, तो रामगंगा नदी उत्तराखंड से चलती है, दूध टोली नाम की जगह है, दूध टोली। और ये रामगंगा कन्नौज के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरा एक स्टेटमेंट था, बेतवा नदी जो है यमुना में कहाँ मिलती है, तो बेतवा नदी यहाँ यमुना नदी है सपोज ऐसे, तो बेतवा नदी जो है यहाँ से हमीरपुर जिला में मिलती है। तो ये हो गया आपका रिवर, और ये प्लेस ऑफ ओरिजिन पूछा है कि यमुना नदी का जो है उद्गम कहाँ पर है, सोर्स कहाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री के पास बंदरपुंछ जो है ग्लेशियर है, वहां पर है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, गोदावरी त्रयंबकेश्वर नासिक के पास, महानदी सिहावा हिल्स। नेचुरल सिल्क प्राकृतिक रेशम, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन। माउंट न्यूमैन ये कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये किस मिनरल के लिए फेमस है, आयरन ओर, लोहे के लिए। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा। The aquatic plant used as biofertilizer in waterlogged rice field is azolla। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें बायो फर्टिलाइजर, जो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, तो दैट इज अजोला। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से, नेपेंथिस, उस चारों ऑप्शंस में जो आया था वो उसमें नेपेंथिस है। ये एनसीईआरटी क्लास 7 के पहला चैप्टर है प्लांट्स, उसमें दिया हुआ है। अदर प्लांट्स पूछ सकता है कि आने वाले सालों में, तो ड्रोसोफाइलम, वीनस फ्लाइट्रा, वीनस फ्लाइट्रा पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर वॉट, ड्रोसेरा, कोबरा लिली, ड्रोडेरा संड्यूस, पिचर प्लांट भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका इंसेक्टिव, कीट बख्शी पौधे जिसे कहा जाता है। और ये पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स हैं और किस देश में पाए जाते हैं, तो रोटरडैम पोर्ट्स कहां पर पाए जाते हैं, नीदरलैंड्स में। इगारका पोर्ट कहां पाया जाता है, रशिया में। जकार्ता पोर्ट पाया जाता है इंडोनेशिया में, जकार्ता तो कैपिटल ही था। मोंटेवीडियो उरुग्वे में, ये भी कैपिटल है। यूपी के संबंध में स्टेटमेंट दिया था कि इसका फॉरेस्ट कवर कितना है, 6.15%, ट्री कवर 3.08%, मतलब कि 9 पॉइंट समथिंग है। तो मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहां पर है, बदोई में। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है इसलिए फेमस है। डोनेस्क इलाका जो है, इसमें जो है काफी बमबारी हुई है। डोनेस्क लीडर ऑफ बरेली इन 1857 रेवोल्यूशन, तो खान बहादुर खान, बरेली में। माउंटेन्स कौन कौन से हैं और किस कंट्री में हैं, किस देश में हैं, किलिमंजारो तंजानिया में है, किलिमंजारो तंजानिया में है आपका। टोबकल मोरक्को में, स्टैनले युगांडा में, होगार अल्जीरिया में। तो होगार यहाँ कहीं है, युगांडा, स्टैनले यहाँ कहीं है, किलिमंजारो तंजानिया में यहाँ कहीं है, और मोरक्को यहाँ कहीं है, टोबकल।
और ये लेक्स हैं, ये कंट्रीज हैं। लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं जो फेमस है, अगर जो 2-3 भी आता है तो वहाँ पर मैचिंग में सही हो जाएगा, होने के बहुत चांसेस है। बैकाल लेक आपका रशिया में है, पूर्णतः ये रशिया में, मिशिगन यूएसए में है। ओनेगा रशिया में, मराकाइबो वेनेजुएला, जिसमें ये दोनों तो बहुत ही फेमस है। मराकाइबो ये दोनों पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे वाले एग्जाम्स में ये रिपीट हो सकता है। तो ओनेगा रशिया में, मराकाइबो वेनेजुएला में है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे लेक्स होंगे, सारे माउंटेन्स होंगे। अब ये देख लेते हैं कि ये भी बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, ये कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं कि जो गंगा नदी है तो वो किन किन जगहों पर किन किन नदियों का संगम इनसे होता है। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ के पास जो है सतोपंत ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम है, सोर्स है। और ये आया है यहाँ पर आपका अलकनंदा, ये धौली गंगा है। ये दोनों मिलते हैं विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। और फिर ये फिर अलकनंदा चलती है यहाँ से, फिर नंदाकिनी नदी एक मिलती है नंद प्रयाग में। फिर ये अलकनंदा चलती है, पिंडर नदी आके यहाँ मिलती है कर्ण प्रयाग में। फिर ये अलकनंदा यहाँ से चलती है तो फिर मंदाकिनी आती है, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में। फिर ये फाइनली भागीरथी आती है यहाँ देव प्रयाग में, इसको कहते हैं गंगा। दो नदियों का संगम भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथी देव प्रयाग में, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में, पिंडर कर्ण प्रयाग में, नंदाकिनी देखिए नंद प्रयाग में याद ही हो जाएगा, धौली विष्णु प्रयाग में। ट्रिब्यूटरी और इसके कौन सी मेन नदियां हैं, सहायक नदी, तो मलप्रभा कृष्णा नदी का जो है ट्रिब्यूटरी है। और मैंने इसलिए और भी सारे रिवर्स को इसमें इंक्लूड कर लिया है क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है, तो इसमें लगे हाथों देख लेते हैं। घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। मूसी एक नदी है, इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। हेमवती कौन सी नदी का ट्रिब्यूटरी है, ये कावेरी। हेमवती, अमरावती, अर्कावती, ये जितना भी वती है कावेरी का है। भवानी, काबिनी, शिमशा, प्रणहिता गोदावरी का है, मांजरा गोदावरी का है। तो क्या क्या है, प्रावर, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मनेर, शबरी, ये गोदावरी का है। तो इसे एक लुक दे लेते हैं क्योंकि ये साइड बाय साइड पढ़ लेंगे तो याद रहेगा आपको भी और मुझे भी। तमिलनाडु कोस्ट जो है ड्राई क्यों रहता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन में, तो भैया जो साउथ वेस्ट मानसून है जो यहाँ से आता है, हमारा देश का जो लैंड मास है, जो थियरी है कि ये गर्म हो जाता है और ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है। इसके दो ब्रांचेस है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक अरेबियन सी ब्रांच। तो अरेबियन सी ब्रांच जो है वेस्टर्न घाट्स पे आके टकराती हैं और इसके इस वाले इलाके में बहुत पानी बरसाती हैं। और लेकिन जब ये जैसे मान लो ये वेस्टर्न घाट है तो ये आया अरेबियन सी ब्रांच, तो ये ऊपर उठा, पानी बरसाया, ठंडा हुआ, फिर यहाँ से जब नीचे आया तो ये गर्म होता चला गया। तो ये रेन शैडो एरिया है। तो तमिलनाडु का जो एरिया है वो बे ऑफ अरेबियन सी ब्रांच के रेन शैडो एरिया में पड़ता है। और जो बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है उसके पैरेलल पड़ जाता है, वाकई से टकराता नहीं है। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून के ड्राई रहता है तमिलनाडु कोस्ट जो तट है। इट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। और ये जो है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून, उसमें ये पानी बरसाता है। डेजर्ट्स का साइज पूछा था अरेंज करने के लिए, तो हम जानते हैं सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है, सहारा। तो इसलिए मैंने लूसेंट का फोटो खींच के इसमें डाल दिया है। तो सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन है, फिर अरेबियन है, फिर गोबी है, फिर पैटागोनिया ये अर्जेंटीना के पास है, फिर कलाहारी 6वें नंबर पे है अफ्रीका बोत्सवाना में, टकला मकान ये भी चाइना में है, सोनोरन फिर 9th नामीब डिजर्ट, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान 10वें पे, 11वें नंबर पे अपना थार है, अपने नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में जो फैला हुआ है, ये 11वें नंबर पे है। तो इसको एक नज़र में देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से 3 ही 4 आए, ये इधर भी आ सकता है 2-3। तो ये जैसे अर्जेंटीना के आसपास जो है, जैसे इधर है आपका ये पैटागोनिया डेजर्ट, नामीब डेजर्ट साउथ अफ्रीका में। ये भी पूछ लेता है कि नामीब डेजर्ट कहाँ पर है, तो साउथ अफ्रीका में है, नामीबिया के पास। तो ये गोबी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट। तो हम देखते हैं कि पहले सहारा है, फिर उसके बाद आपका है ऑस्ट्रेलियन, फिर उसके बाद है अरेबियन, फिर उसके बाद है गोबी।
फिर उसके बाद है पटागोनिया। तो ये हो गया आपका सहारा डेजर्ट। लेकिन ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये छोटा डेजर्ट ऐसा नहीं, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स में ऐसे दे दिया है ग्रेट, इसमें कई सारे डेजर्ट शामिल हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, बर्बाटोन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट। तो इसमें एक छोटा सा भाग ग्रेट सैंडी, तो वो सबसे छोटा हो जाता है इनके कंपैरिजन में। ये हो गया आपका डेजर्ट्स वाले क्वेश्चन। और ये साइंस का एक क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर्स किसकी वजह से होते हैं, तो ये बैक्टीरिया की वजह से, डेंगू वायरस की वजह से है, एलिफेंट फुट वॉर्म की वजह से है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से है। हार्मोन जो पैंक्रियास सेक्रेट करता है वो उससे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है, वो इंसुलिन है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, तो एब्सोल्यूट, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हंगुल डियर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। पॉलिटी के क्वेश्चंस कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिला वो है 9 दिसंबर 1946। क्रोनोलॉजी पूछ लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी 1947। तो ये देखिए, मतलब ये कॉमन सेंस से भी अगर जो आप लॉजिक लगाएं तो भी इस आंसर पे अराइव किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले कहाँ मिला, कब सबसे पहले मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले, उसके बाद ही सारी कमिटीज और कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बाद की बातें हैं, तो ये सबसे पहले आ जाता है 9 दिसंबर। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर उसके बाद जो है ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी, और ये दोनों क्वेश्चन देखिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इनैक्टेड है, तो ये दोनों तो बाद में आएगा ही, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ये बीच में आ जाएगा। 29 अगस्त, हालांकि इसको याद कर लिया, 1947 में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इनैक्टेड 26 नवंबर। अडॉप्ट, ये प्रीएम्बल में भी मेंशन है, जो कमेंसमेंट है फाइनली वो 1950 26 जनवरी है, जो रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। और शेड्यूल्स पूछा था, ये 4-5 शेड्यूल दिया था, और जिसमें इनकरेक्ट शायद पूछा था, यस। तो हमने इसको जो है लक्ष्मीकांत से फोटो खींच के स्नैपशॉट लेके जो है डाल दिया है, क्योंकि ये जो जैसे 3rd शेड्यूल है तो वो ओथ्स अफर्मेशंस का है। 4th शेड्यूल है जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, वो है 4th शेड्यूल, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 8th शेड्यूल क्या है, लैंग्वेजेस, भाषा। 9th शेड्यूल क्या है, लॉज दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट्स। और 10th शेड्यूल है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। और ये है 1st शेड्यूल, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 1 से 1 और 4। नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। 2nd शेड्यूल, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, सो ऑन ऑफ। तो जो 2nd शेड्यूल है वो एमोल्यूमेंट, सैलरी वगैरह, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, उससे जुड़ी बातें हैं 2nd शेड्यूल। तो लेकिन वो सबकी नहीं है, वो इन चुनिंदा गिने चुने लोगों के लिए हैं, और वो गिने चुने 9 लोग कौन कौन से हैं, तो प्रेसिडेंट तो रहेगा ही, क्योंकि वो तो फर्स्ट सिटीजन है। गवर्नर भी आ गया, उसका जो समकक्ष है स्टेट में। लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये हमारे देश को जो चला रहे हैं, जो लॉ बना रहे हैं, उनको जो मैनेज करते हैं। राज्यसभा में भी ऐसे जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है। फिर स्टेट्स में भी उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और स्टेट्स में जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स की तरह, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। फिर जजेस आ गए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, फिर सीएजी आ गया। तो सीएजी है आपका 2nd शेड्यूल में। 3rd शेड्यूल क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। तो इसमें भी 9 लोग हैं, लेकिन इसमें 9 लोग वो कौन कौन से हैं, तो जो ओथ प्रतिज्ञा कौन लेता है वो देख लो, यूनियन मिनिस्टर, वो तो शपथ लेगा ही। कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस के लिए लड़ रहे हैं, जो एमपी के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, एमपी जो उम्मीदवार हैं, सांसद, वो ओथ लेंगे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी बन के आते हैं वो भी लेंगे। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेंगे। सीएजी यहाँ पर भी है। स्टेट के मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स जो एमएलए का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स, वो भी हैं। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो एमएलए बन चुके हैं, मतलब जी कि जो एमपी बनने जा रहे हैं और एमपी जो बन चुके हैं, 2 यहाँ हो गया। एमएलए बनने जा रहे हैं और जो एमएलए बन चुके हैं, 2 यहाँ हो गए। 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 5 यूनियन मिनिस्टर जो बन जा रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर जो बन जा रहे हैं, 7, 2 हो गया। और 8वां ये सीएजी है। और फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, मतलब वही हो गया कि 2 जजेस, हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एमएलए, एमपी जो बनने जा रहा है और एमपी जो बन गया हो, एमएलए जो बनने जा रहा है, एमएलए जो बन गया हो, और फिर यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, और फिर उसके बाद जो है
CAG। तो ये 9 लोग हैं। चौथा शेड्यूल क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा में और यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के जो सीटों का आवंटन है राज्यसभा में, ये चौथा शेड्यूल है। पांचवा शेड्यूल है शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनका जो कंट्रोल है उससे जुड़ी बातें। सिक्स्थ शेड्यूल, छठवां शेड्यूल क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आमटाम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको नक्शे में देखेंगे अगर जो इंडिया के, तो ऐसे एक लाइन में आएगा। ये जो आसाम है और यहाँ मेघालय है और यहाँ पर ये दो जो इधर हैं वो त्रिपुरा और मिजोरम। तो आम टाम तो छठवां शेड्यूल। सातवां शेड्यूल है, ये 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में अभी 98 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 97 थे। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 66 थे। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। 8वें शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं अभी इसमें। 22 लैंग्वेजेस में ये आप देखिए कि सिंधी अमेंडमेंट के द्वारा ये क्वेश्चन बनेगा पक्का। सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो ये सिंधी को बड़े प्रेम से यहां लिख लेते हैं, सिंधी बेटा। ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, अब इसको याद कर लो ऐसे, KMN या MNK, मणिपुर। तो ये 71st अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में ऐड हुआ है। और फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, सांथली, ये 4 भाषा है। आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जुड़ा हुआ है। तो ये BDMS, तो इसको ऐसे कर लो SDM। SDM 3 हो गया, बड़े SDM ऐसे लिख दो, बड़े SDM साहब। बड़े SDM साहब को जोड़ा गया है ये 4 भाषा 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। उड़िया भाषा को रीनेम किया गया है, उड़िया था पहले, ये उड़िया, इसको रीनेम किया 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011। मतलब पीछे ही पड़ गए। 9th शेड्यूल, इसमें ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस को लाया गया जो इसे जमींदारी प्रथा को खत्म करना था, कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कि इसमें जो भी कानून डाले जाएंगे उसमें बेटा कोर्ट जो है, आप लोग इससे बाहर रहो, ये बहुत जरूरी काम है, इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन कोर्ट्स ने जो है अब जो है बोल दिया है कि 1973 24 अप्रैल 1973 से पहले जो है सो है, लेकिन उसके बाद जितने भी कानून इसमें डाले गए हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए बाद में डाले जाने लगे। पहले तो बहुत जरूरी पर्पस था, तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए खुले रहेंगे। वो बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू। आप कुछ भी जो है कानून बना के आप कोर्ट्स को बाहर नहीं कर सकते। 10th शेड्यूल क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के द्वारा, और ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया। ओके, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहता है। 11th शेड्यूल क्या है? ये आपका पंचायत से जुड़ा है। 12th शेड्यूल म्यूनिसिपालिटी से जुड़ा गया है। और ये हो गया आपका शेड्यूल वाले क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था यूपी राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट, तो 80 है 31 है, ये रटने वाली बातें हैं, ये सबको आता है, सबको आना भी चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग क्या है लोकसभा राज्यसभा में? आर्टिकल 108। बताइए, क्वेश्चन पेपर आया था, इंग्लिश वाले वर्जन में लिखा था आर्टिकल 108, हिंदी वाले में उसका अनुवाद में अनुच्छेद और 108 गायब कर दिया था। तो ये लापरवाही है यूपी PCS आयोग की। हमारी प्रार्थना है कि यूपी PCS आयोग जो है पेपर को जब पब्लिश करे तो ऐसी लापरवाही, ऐसी गलतियां ना करे। इट इज प्रोवाइडेड ओवर बाय द प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो ये कौन प्रिसाइड करेगा ज्वाइंट सिटिंग में? वो लोकसभा का जो है स्पीकर प्रिसाइड करेगा। उसके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करेगा। यहाँ पर राज्यसभा का चेयरमैन नहीं प्रिसाइड करेगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर असेसिंग पोल्यूशन लेवल इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का जो संरक्षण है वो किसका हिस्सा है? DPSP, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 48A का हिस्सा है। और फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, 51A का भी हिस्सा है। मिड डे मील स्कीम, इसे रीनेम किया गया है PM प्रधानमंत्री पोषण योजना।
2021 में। बताइए, ये भी पूछ लेता है कि कब रीनेम किया। फाइनेंस कमीशन से एक क्वेश्चन था, ये आर्टिकल 280 है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, और ये रिपोर्ट नीति आयोग को नहीं, उसमें क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया था वो नीति आयोग लिखा था, ये प्रेसिडेंट को जो है रिपोर्ट अपना सबमिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइजेस पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स, ये असली संविधान में ये लिखा है, जिसके फलस्वरूप पार्लियामेंट ने जो है क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई किया है। चेयरमैन को बोल दिया है कि पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो सकता है जो ऑफ कोर्स उसकी जानकारी हो नॉलेज की। मेंबर्स इसके 4 मेंबर्स कौन कौन से, जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो या जो उस क्वालिफिकेशन को रखता हो कि हम जज बन सकें। स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पार्ट्स में 4 ऑप्शन दिया, 4 मैचिंग दिया था। तो ये पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज है, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, पार्ट 10 शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स। शायद ये पूछा था कि इसमें जो है गलत कौन सा है, तो ये 14A ट्रिब्यूनल्स का है। तो लगे हाथों ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन। पहला पार्ट है यूनियन एंड टेरिटरी, और दूसरा है सिटीजनशिप, तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज, पांचवा है यूनियन गवर्नमेंट, छठवां है स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा देखिए, 5वें में ही CAG है, तो पूछ लेगा कि CAG कौन से पार्ट में है, तो ये आपका यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में है। ओके, अब ये जो है 7वां डिलीट कर दिया गया है, 8वां यूनियन टेरिटरीज, 9वां पंचायत, 9A म्यूनिसिपैलिटीज का है, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, 10वां जो है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, 11वां रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, 12वां है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रूट्स, 13वां है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द जो व्यापार है, 14वां है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो 14वां इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंडर है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है। और 14A क्या है, ट्रिब्यूनल्स। 15वां है इलेक्शंस, 6वां है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, 17वां ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषा की बहुत बातें होती हैं, और 8वां इमरजेंसी प्रोविजंस है, 19th मिसलेनियस है, 20वां अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है वंस अगेन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 21वां टेम्परेरी ट्रांस स्पेशल प्रोविजंस, 22वां है। तो 22 पार्ट्स हैं टोटल। ओके, 22 पार्ट है। और ये देख लीजिए इसमें दिया है अंदर पार्ट 4A जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी, और पार्ट 14A जो ट्रिब्यूनल्स वाले हैं, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़े गए थे। और पार्ट 9A जो पंचायत वाला है, जो म्यूनिसिपैलिटी वाला है, ये 1992 में जोड़े गए थे। और पार्ट 9B जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, वो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जोड़े गए। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, DDU ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2016, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा मीरा कुमार 2009-2014। उसके बाद सुमित्रा महाजन आई, तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये पूछा जा सकता है 2014 से भाजपा के राज में 2019, मीरा कुमार 2009 से 2014। The Constitution of India initially permitted the use of English language for all the official purposes. कितने साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने इंग्लिश लैंग्वेज को परमिट किया था? 15 साल के लिए। आर्टिकल 343(2) पार्ट 17 है। आर्टिकल 71(2) अनुच्छेद 71, सुप्रीम कोर्ट अगर जो किसी भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को, इलेक्शन को कैंसिल करता है, वॉइड डिक्लेयर कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो काम किया है प्रेसिडेंट के रहते हुए, प्रेसिडेंट बने रहने से, वो काम जो, वो एक्ट्स जो उन्होंने जो काम किया वो पूरी तरह से वैलिड रहेंगे। यह है आर्टिकल 71(2). आर्टिकल 280 क्या है? फाइनेंस कमीशन। 315 का है पब्लिक सर्विस कमीशन। 324 इलेक्शन कमीशन। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 79(2). कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल्स हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं, आर्टिकल्स पूछ लेगा। तो आर्टिकल 79 है, प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट का हिस्सा है।
The Supreme Court has power to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, which is appropriate for the enforcement of fundamental rights, आर्टिकल 32 लेकिन पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वह कानून बनाकर किसी भी और कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि तुम भी रिट जारी कर सकते हो। फिलहाल ऐसा कोई प्रोविजन, अभी ऐसा कोई कानून बना नहीं है, तो इस समय रिट्स देने का, इशू करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है। आर्टिकल 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल। तो इसका जो रेम्यूनरेशन है और इसका जो होल्ड ऑफिस क्या है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे बेटा कहे निकलो यहाँ से, और इसका जो कितना पैसा तुम पाओगे कितना, ये सब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 171 क्या है? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जो स्टेट के अंदर है, जैसे यूनियन में जो राज्यसभा है वही लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट के अंदर जो विधान परिषद है, वो जो है उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम बट इट्स मेंबरशिप शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द असेंबली लेजिस्लेटिव। 130 मतलब मान लो 400 है तो 400/3 से ज्यादा, जैसे मान लो 300 है, 300/3 से मतलब 100 से ज्यादा नहीं हो सकता विधान परिषद में, और 40 से कम नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन 40 से कम ये पहले भी आ चुका है, पूछा जा चुका है। तो ये इसलिए किया गया है ताकि विधानसभा का जो प्रभुत्व है वो उसमें जो है बरकरार है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत एरिया में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उन सब का जो है लिस्ट है, जितने भी लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं वो सब जो है ग्राम सभा, उन सबको मिला के ग्राम सभा। ऐसा नहीं है कि बच्चे बूढ़े सभी एक गांव पंचायत में जितने हैं सभी ग्राम सभा। ग्राम सभा जो वोटर 18 साल से जो कम है वो नहीं आएंगे ग्राम सभा में। तो ये आर्टिकल 243A है। इसके पावर क्या है? वो डिटरमिन करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, वहां की विधान जो है सभा। ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये क्वेश्चन था, ऑप्शन में दिया था स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जैसे ये पूछा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्शंस जो होगा पंचायत का वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो हमारा जो है यूनियन का इलेक्शन कमीशन नहीं, 324 वाला, आर्टिकल 324 वाला नहीं करेगा। ये आर्टिकल है 243 के। कभी कभी ये पूछ लेता है पंचायती राज में, अब जो है ऊपर ऊपर नहीं पूछ रहा है, अब जो है 243 के जो है आपका इलेक्शंस स्पेसिफिक पूछ ले रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो इससे जुड़ी बातें। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इसको अपॉइंट करता है। इसके जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है, इसके जो टेन्योर है वो गवर्नर जो है डिटरमाइन करता है। और ऑफिस से रिमूवल जो है ये हाई कोर्ट जज की तरह जैसे आप रिमूव करेंगे उतना कठिन प्रोसीजर है स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना। The state legislature may make provision with respect to all the matters relating to the elections of the panchayats। तो इसके पंचायत के इलेक्शन से जुड़ी जितने भी प्रोविजंस हैं तो उसको जो है डिटरमाइन करने का जो है शक्ति किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर। द रेसिग्नेशन लेटर ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज इज एड्रेस्ड टू प्रेसिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, एक्सपेक्टेड है कि सब लोग जो है इसको जानेंगे। तो जो रेसिग्नेशन लेटर है सुप्रीम कोर्ट जज का वो किसको एड्रेस किया जाता है? वो प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जाता है। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ये 3 प्रोविजन दिया था। तो टफ है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते हैं लेकिन ये जो वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड्स जो है उनको जान लेना भी जरूरी है। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि क्राइम करते वक्त जो कानून है उसी कानून के अंतर्गत उसे जो है ट्रायल होगा, उसको सजा मिलेगी। ये नहीं है कि 10 साल पहले उसने जो भी क्राइम किया था तो 10 साल बाद बनाए गए कानून के हिसाब से उसको सजा नहीं मिलेगी। अगर जो उस टाइम उसको 2 ही साल की सजा थी तो 2 ही साल की सजा होगी। नो डबल जियोपार्डी, एक बार सजा मिलने पर दोबारा सजा उसको नहीं होगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसको जबरदस्ती जो है ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो कि मैं ही मारा हूं। दूसरा है अशोक मेहता कमेटी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही एक कमेटी था जिसने बोला था कि 2 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, एक जिला स्तर पर एक मंडल स्तर पर। मंडल पंचायत जैसे 15,000 से इसने बोला भी है 20,000 इतनी पॉपुलेशन जनसंख्या, अगर जो गांवों का समूह, गांव या गांव का समूह 15,000 से 20,000 तो वहां मंडल पंचायत है और फिर जिला पंचायत। डिस्ट्रिक्ट टू बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। The president can recommend the parliament to change the boundary of any state।
However, before making such a recommendation, the president is required to seek the views of the concerned legislature on that subject. ये आर्टिकल 3 जो है, जिसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना के किसी भी स्टेट को मर्ज कर सकती है दूसरे स्टेट में, किसी भी स्टेट के किसी भी एरिया को निकाल के दूसरे स्टेट के एरिया को निकाल के नया स्टेट बना सकती है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, उसके नाम बदल सकती है। तो उसके प्रोविजो में जो 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है वो ये है कि इस अगर जो आप उसकी बाउंड्री, उसकी एरिया, उसके नाम से खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ मतलब उसको बदल रहे हैं, तो वहां पर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है। उसके रिकमेंडेशन के बिना पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। और प्रेसिडेंट रिकमेंड करने से पहले उस कंसर्न्ड लेजिस्लेचर उस स्टेट से अपना राय मांगेगा, और स्पेसिफिक पीरियड में कि आप 3 महीना 4 महीना में आप अपनी राय दो। लेकिन प्रेसिडेंट मैंडेटरी नहीं है, बाध्य नहीं है, क्योंकि अगर जो बाध्य ही हो गया तब तो फिर प्रेसिडेंट का रोल ही नहीं रहा, तब तो फिर ये सारा गेम जो है स्टेट लेजिस्लेचर का हो गया। तो नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये हो गया यूपी पीसीएस 2023 का पेपर, जो हमने स्टैटिक पार्ट देखा है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं देखा है, फैक्चुअल फॉर्मेट में देखा है 2023। इसमें जो रिपीटेड होने के क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे जुड़ी बातें हैं, और इसके और भी जो यूपी पीसीएस के पेपर्स हैं उनको मैं बनाऊंगा विद पिक्टोग्राफिक और एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स जो हम पढ़ सकें। थैंक यू।